हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये भी हमने जान लिया। अब इसके बाद हमने जाना प्रतिकारक या अभिकारक के बारे में, या उसके बाद प्रतिफल और उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ मिस्टेक हो गया, इधर हो जाएगा तो समझ गए। अब समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको फिर से हम इधर लिख देते हैं। जैसे H2O जब बनेगा तो टूटेगा तो क्या बनता है? H2 प्लस O2 बनता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? H2O कर रहा है, और बना क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। अब इधर हम एक तरफ अभिकारक के परमाणुओं की संख्या लिखे हैं, एक तरफ क्या लिखे हैं? एक तरफ उत्पाद के परमाणु की संख्या, उत्पाद या प्रतिफल बोल सकते हैं इसको। तो अभिकारक के परमाणु की संख्या अगर काउंट करें तो अभिकारक में दो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए, एक हाइड्रोजन किया है और एक ऑक्सीजन किया है। हाइड्रोजन की संख्या अगर हम बात करें तो 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या की अगर हम बात करें तो 1 है। ठीक है, और इधर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की बात करें तो इधर भी दो ही चीज बना है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी इधर 2 है, तो ये तो प्रॉपर बराबर है, पर इधर ऑक्सीजन 2 है जबकि अभिकारक तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। और संतुलित में क्या होगा? संतुलित में बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए क्या हो जाएगा। संतुलित में संतुलित में क्या करना है? तो संतुलित में यहाँ जो बराबर होता है, ये जो नहीं है उसको काट दीजिए। तो औसा रासायनिक समीकरण, यहाँ को हटा देते हैं, तो ये हो गया संतुलित। तो ये बन गया औसा रासायनिक समीकरण। औसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, उसे संतुलित, उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लिए कि ये H2 को जब क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो ये किस में टूट जाता है? H2 और प्लस O2। ये एग्जाम्पल तो बहुत पुराना हो गया है और ज़्यादा अच्छा से समझ में भी आएगा। तब यहाँ हाइड्रोजन अभिकारक कौन है? ये अभिकारक है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रतिफल हैं या उत्पाद है। तो इधर हम अभिकारक के परमाणुओं की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है।
इधर अगर हम प्रतिफल की ओर बात करें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, तो ये तो असंतुलित है। अब इसको संतुलित बनाएंगे, तो संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये 2 दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, क्योंकि आगे में ये लगा है, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हुआ। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो इधर भी 2 से हाइड्रोजन की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि इधर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन 2 एक कम हो तो 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर बराबर हो गया। अभिकारक और प्रतिफल की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हम जानेंगे तभी ना संतुलित करेंगे। ऐसे बिना संतुलित रासायनिक, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसका उदाहरण लिखे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित जरूर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो द्रव्यमान का विनाश नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी, अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका देखिए हम बात करते हैं, समझते हैं क्यों होता है। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम, संतुलित रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। जैसे हमने एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कि ऊर्जा का तो ना ही तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता है। जितना ऊर्जा रहता है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। जैसे कोई पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जिसका फॉर्मूला mgh होता है, तो जितना ऊंचाई पर रहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जब उसे हम ऊंचाई पर से गिराते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, तो मोशन में आता है तो उस मोशन में आने पर उसमें कौन एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो यही पोटेंशियल एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या ट्रांसफॉर्म हुई, परिवर्तित हो रही है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह द्रव्यमान में, द्रव्यमान का भी वही काम है कि जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, जितना द्रव्यमान, जैसे H2O का टोटल द्रव्यमान कितना हुआ था, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2, तो 2 2 4 8 16, 16 और कितना हो जाएगा, 16 और 2 हो गया 16 2 18 ग्राम। तो इतना जो बना है, इधर भी फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसका भी द्रव्यमान क्या होगा, इतना ही होना चाहिए। द्रव्यमान का सिर्फ परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता और न ही अतिरिक्त द्रव्यमान बनता है। तो इसी को बनाए रखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो नोट में यहाँ लिख दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। देखिए क्लियर अब दिखता होगा। और इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर पूरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है। अभी उसमें लेटर, वर्ड और सेंटेंस पढ़ाया, बताया जा चुका है। आगे फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, सब चीज़ बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, वो हमारा ड्यूटी है। आपका ड्यूटी सिर्फ अच्छा से पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करके अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक रहता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जितना द्रव्यमान उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर था उस तत्व का, उतना ही द्रव्यमान उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बने पदार्थ का ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के
प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जुटना। संयोजन मतलब ही होता है जुटना, संयोज करना मतलब जुड़ना। तो संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। फिर प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बहुत सारे उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और ये सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो ऑफिशियल चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे वहाँ पर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो ऑफिशियल को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।